आज मैं फिज़िक्स का क्रैश कोर्स के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो क्रैश कोर्स है वह क्लास 12th के छात्रों के लिए है। जो वैसे छात्र जो 12th का छात्र हैं और 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम अपना देने वाले हैं, उन सारे छात्रों के लिए यह क्रैश कोर्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ फिज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्रैश कोर्स में बच्चों में क्या क्या मैं करवाने वाला हूँ। इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले मैं आपको MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊँगा कुछ। उसके बाद शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप बच्चों। तो ये सारी हम क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यह क्रैश कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। और पूरा लेक्चर को, पूरा वीडियो को आप ज़रूर देखें। और 12th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2024 बोर्ड का परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ बच्चों, वो सारे जगहों का मिक्सअप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस मिक्सअप है जो मैं एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को पूरे क्रैश कोर्स के सीरीज को अच्छे से करते हैं तो मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो परीक्षा है बहुत ही शानदार जाएगा। 80% से भी अधिक मार्क्स आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से उठा सकते हैं बच्चों। तो इसलिए मैं बच्चों आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये फ़ायदा उनको भी मिले जो आपको मिल रहा है। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं इस क्रैश कोर्स का पहला भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्वेश्चंस क्या है बच्चों? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है क्वेश्चंस में कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिप्लीसीट ऑफ प्रोटॉन्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिप्लीसीट ऑफ प्रोटॉन्स। बच्चों, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मैं पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ को समझाऊँगा कि आखिर ऐसा क्यों है। और अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर भी होते जाएगा। साथ साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? एक अनचार्ज बॉडी। जब हम अनचार्ज बॉडी लेंगे बच्चों तो अनचार्ज बॉडी में होता क्या है? अनचार्ज बॉडी उसको कहते हैं बच्चों, अनचार्ज बॉडी हम उसको कहेंगे, अनचार्ज बॉडी हम उसको कहते हैं बच्चों, ये देख रहे हैं, अनचार्ज बॉडी हम तब कहते हैं जब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब जितना पॉजिटिव की संख्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज की संख्या होगा। यदि एक बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम हो तो हम उस बॉडी को अनचार्ज बॉडी कहते हैं बच्चों। ये हुआ आपका कौन सा चार्ज? अनचार्ज बॉडी हुआ। दूसरा,
अब हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, यहाँ पे आप ज़रा समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है। कितना पॉजिटिव चार्ज? 4। एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक चौथा ये हो गया। ठीक है, ओके बच्चों। और मैंने 4 पॉजिटिव चार्ज लिया और 4 नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो 4 नेगेटिव चार्ज लेंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो ये बॉडी जो है अनचार्ज कहलाएगा। अब देखिए, अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करना चाहते हैं तो 2 अनचार्ज बॉडी को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 अनचार्ज बॉडी को यहाँ पे हटा देते हैं बच्चों। अगर ये 2 अनचार्ज बॉडी को हटा देते हैं तो आप पाएंगे कि 2 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बचेगा। तो 2 नेगेटिव चार्ज जो मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये न्यूट्रलाइज होने के बाद जो हमें मिलेगा, एक पॉजिटिव और ये एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मिला। इसका मतलब इस बॉडी के पास जो नेचर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जैसा नेचर होगा। तो कहने का मतलब है कि हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को हमने 2 नेगेटिव चार्ज को बाहर कर दिया है, 2 नेगेटिव चार्ज को बाहर कर दिया है। तो जब हम अनचार्ज बॉडी में 2 नेगेटिव चार्ज को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं, डिफिशियंसी कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हम डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को और डाल देते हैं 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज जो हमें मिलेगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा कब? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर कि आप इलेक्ट्रॉन को ही बाहर क्यों निकाल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को ही क्यों निकाल? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी, पॉजिटिव जो होता है उसको हम ना ही बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना ही बाहर से हम उसको डाल सकते हैं। वो जहाँ है वहीं होता है। पॉजिटिवली चार्ज को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको लॉस नहीं कर सकते हैं, ना ही गेन कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन हम लोग करते हैं। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा, डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा। और जहाँ पे आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा बच्चों, तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जैसे इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्या बातें क्लियर हुआ, तो आपको इस कॉन्सेप्ट से आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। 2 तरह का चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहते हैं? जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कहते हैं? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ते जाइए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा जिससे आपको ये हेल्प करेगा आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चंस क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका देखो लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस। कितना चार्जेस? 2 पॉइंट चार्जेस लीजिए, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखो मेन बातें को समझना है। 3 माइक्रोकूलम चार्ज लेना है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज लेना है, और ये दोनों को बीच कुछ डिस्टेंस में सेपरेट रखेंगे। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फिर बोल रहा है इफ़ ईच इज गिवेन एन एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम। अगर हम एडिशनल में -6 माइक्रोकूलम देते हैं तो उस फोर्स, नया वाला फोर्स क्या होगा, ये हमें बना के दिखाना है बच्चों। तो ज़रा आप लोग समझिए, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 3 माइक्रोकूलम और जो 4 माइक्रोकूलम है इसके बीच को सेपरेशन रखेंगे
और उसका फोर्स का वैल्यू लिखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स क्या होता है? एफ बराबर जो होता है बच्चों K Q1 Q2/r², यही होता है बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे। जब F बराबर K Q1 Q2/r² होगा बच्चों, तो अगर हम इस फॉर्मूला में फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 10, तो मैंने 10 रख दिया। K तो होता है कांस्टेंट, और 3 माइक्रोकूलम तो 3 माइक्रोकूलम रख दिया, 4 माइक्रोकूलम तो 4 माइक्रोकूलम, और बट्टा में r²। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बच्चों। अब उसके बाद फिर से हम लोग अगला चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो दिया हुआ है कि -6 माइक्रोकूलम ऐड कर देना है बच्चों, तो ऐड कर देते हैं। तो 3 माइक्रोकूलम में जब -6 माइक्रोकूलम को ऐड करेंगे तो -6 + 3, तो आपके पास जो मिलेगा -3 माइक्रोकूलम बच्चों। तो -3 माइक्रोकूलम हमने लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम -6 माइक्रोकूलम को 4 माइक्रोकूलम, क्योंकि 2 चार्ज दिया हुआ था, कितना चार्ज दिया हुआ था? 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों में -6 माइक्रोकूलम को ऐड करने बोल रहा है। तो -6 माइक्रोकूलम मैंने ऐड कर दिया, तो बचा क्या बच्चों? -2 माइक्रोकूलम। तो नया जो चार्ज मिल के आया -3 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस सेपरेशन में रखना है और हमें नया फोर्स निकालना है। तो नया फोर्स जब निकालेंगे कि -3 एंड -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम रखा बच्चों, -2 माइक्रोकूलम, क्योंकि हमारा नया चार्ज आया -3 और -2 r² की। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसको पहले इक्वेशन को आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ये था और सेकेंड इक्वेशन आपका यहाँ पे ये है बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आपका ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को जब हम भाग लगाएंगे बच्चों, F'/10 करेंगे K -3 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम बट्टा r², और K × 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम बट्टा r²। जब ऐसा करेंगे तो बचेगा क्या? 3 × 2 एंड 3 × 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद 3 कैंसिल होगा। F' बराबर 10 ऊपर जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन यहाँ पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, तो यहाँ 10 ऊपर आएगा, 2 से 4 कटेगा, तो हमारे पास फाइनली 5 न्यूटन आंसर आएगा बच्चों। तो आप कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं बच्चों, मैंने आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कूलम्स फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था बच्चों, तो आपका 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस को करेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इसको एक बार जरूर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा जब 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा और 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं वैक्यूम में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, U बराबर K Q1 Q2/r होता है ना बच्चों, ये आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम लोग K का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, और 1 माइक्रोकूलम दिया, 1 × 10⁻⁻⁶ 1 माइक्रोकूलम ईच में, दोनों का चार्ज 1 माइक्रोकूलम है और उसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। तो 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे हमने रखा, 1 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन कितना बोला है बच्चों? 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ -6 ये देखिए, इसको -6 -12 हो जाएगा। 9 × 10⁻⁹ जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻9 × 10⁻12, तो 10⁻³ बचेगा, क्योंकि 9 में से -12 चला जाएगा तो -3 बचेगा। तो 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁻³ जूल। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं आपका C ऑप्शन हो जाएगा, 9 × 10⁻³ जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या तो एक फार्मूला और होता है जो हम लोग E बराबर माइनस डी वी बटा डी आर, इसको बोलते हैं डी वी बटा डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ये आपका जो है नेगेटिव पोटेंशियल, ये डी वी जो है वोल्ट है तो वोल्ट लिख देंगे, और डी आर जो है डिस्टेंस होता है तो मीटर लिखेंगे बटा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर। इसके अलावा देखिए न्यूटन पर मीटर, ऐसा तो होगा न्यूटन में अगर दिया रहता तो न्यूटन पर कूलम होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है और वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में न्यूटन वाला कोई टर्म नहीं दिया हो, इसलिए वोल्ट पर मीटर होगा बच्चों। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर P है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, वर्क डन निकालना है। तो बच्चों आप लोग ये कैलकुलेशन आप लोग पढ़े होंगे, वर्क डन कितना आता है अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन जो आता है बच्चों W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। अब बोल रहा है कि 90 डिग्री रोटेशन करना है, तो 90 डिग्री यहाँ पे रख देंगे कॉस थीटा के जगह पे, तो कॉस थीटा जब 90 हो जाए, कॉस 90 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाता है 0 बच्चों। तो जब हम 0 करेंगे तो कॉस 90 0 हो गया, 1 माइनस 0, तो W बराबर P बचेगा। तो इसलिए अगर 90 डिग्री से अगर डाइपोल को रोटेट करेंगे तो उसका वर्क डन जो होगा PE के बराबर, P जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है और E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। देखिए फिजिक्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, फार्मूला आना चाहिए, तभी आप नॉमरिकल क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और दोनों चीज़ आपका कवर हो जाएगा अगर आप इस तरह से देखते जाओगे। ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी आते जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ रेसिस्टेंस C, 3 कैपेसिटर लेना है जिसका कैपेसिटेंस C है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर देना। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब आप कैसे समझते हैं, सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है? देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक पहला जो होता है, पहला जो कैपेसिटेंस होता है दूसरे के साथ, दूसरा जो होता है तीसरे के साथ, तो C होता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका जो वैल्यू होता है 1/C³ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब सबका ईच का C दिया है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 3/C लिखेंगे बच्चों। तो 1/C³ बराबर हो जाएगा, C³ हमको निकालना है ना, तो C के ऊपर जाएगा तो 3 नीचे आएगा और C ऊपर जाएगा तो C/3 हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C³ होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 इस तरह से चलता है। पैरेलल में क्या होता है, C³ बराबर पैरेलल का होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। रेसिस्टेंस का यही उल्टा होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये C/3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, आप ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कूलम्स फोर्स आप लोग जान लीजिए, F बराबर K/Q1Q2/R²। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इस फार्मूला को याद रखना चाहिए। तो ये होता है, तो K जो होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, F को नीचे ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले गया तो 1/4 पाई F हो जाएगा, Q1Q2/R² हो जाएगा। तो यूनिट हमको लिखना है, 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं बच्चों, F का यूनिट होगा न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिया। Q1 चार्ज है, E भी चार्ज है तो कूलम स्क्वायर,
और आर है डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा बच्चों पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जहाँ पे भी मिलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन सॉल्व करके लिखना है, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है बच्चों, अगर आप समझ गए हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोल्ट पर मीटर। अभी अभी जस्ट ये क्वेश्चन किए हैं बच्चों कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, किसके पास होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पास होता है? नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई जो होता है बच्चों ई डॉट डी एस, मतलब ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस जो होता है एरिया। तो ई इंटू डी एस होता तो ये होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक अभी जस्ट बताया कि वोल्ट पर मीटर जो होता है वो ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। तो डी वी बटा डी आर जो होता है, डी वी का होता है वोल्ट और डी आर का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। इसलिए वोल्ट पर मीटर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है ना बच्चों, भी बराबर जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का भी नहीं होता है, इसका फराड होता है यूनिट बच्चों। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये सी डी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला आप लोग जान लें तो उसका यूनिट निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड को जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैंने बताया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का भी बता, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आगे ये सब काम दे, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ताकि आप अगला भी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो बना सकें। इसलिए ऐसा पढ़ना चाहिए कि सारा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, अभी जस्ट बना ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। माइनस डी वी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं बच्चों, माइनस डी वी बटा डी आर जो है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी। सबसे पहले तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानना होगा और उसका कैपेसिटी क्या होता है वो जानना होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है क्वेश्चंस में कि अगर दो प्लेट के बीच में हम लोग कैपेसिटी को डिस्टेंस को डबल कर दें, क्या कर दें, डबल डिस्टेंस को डबल करना है। तो डिस्टेंस अगर हम लोग डबल करते हैं बच्चों तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। जब हम डबल करेंगे तो डबल मतलब डी का 2 गुना, तो 2d हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 2d एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी के बराबर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के जगह पे सी लिख देंगे और बट्टा में 2, तो सी बाई 2 हो जाएगा। तो सी बाई 2 हो गया, नया वाला कैपेसिटी मतलब आधा हो गया। तो आधा हो गया मतलब पहले सी था अब आ गया सी बाई 2, तो घट गया ना, तो डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। कितना टाइम्स, डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स बच्चों। इंक्रीजेज 2 टाइम्स गलत, इंक्रीजेज 4 टाइम्स गलत, डिक्रीजेज 4 टाइम गलत, डिक्रीजेज 4 टाइम्स ऐसा तो हो नहीं, तो 2 टाइम्स हो रहा है ना, 2 गुना घट रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। चलिए 11 क्वेश्चन को भी देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। तो बोल रहा है कि टॉर्क कितना एक्ट करता है जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ना रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है वो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई बच्चों, P क्रॉस ई। तो P क्रॉस ई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं बच्चों तो टॉर्क जो एक्सपीरियंस होता है P क्रॉस ई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। If the air between two plates of a parallel plate condenser is displaced by a medium of relative permittivity K, then its capacity।
अब देखिए बच्चों क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अभी कैपेसिटी मैंने जस्ट बताया बच्चों, क्या बताया, C बराबर अपसिलन नॉट ए बाई टी। अगर यहाँ बोल रहा है कि K को इंट्रोड्यूस कर देते हैं दो प्लेट के बीच में, यहाँ K पूरी तरह से भर देते हैं, पूरा K भर देंगे, तो इसका जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ अपसिलन होता है वहाँ पे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गुना होता है। तो ऊपर में देखिए अपसिलन नॉट है, तो ऊपर में ही अपसिलन नॉट के गुना में K गुना हो गया, तो K इंटू अपसिलन नॉट ये बाई टी, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे तो अपसिलन नॉट ये बाई टी की जगह पे C लिख दो, तो C लिख दिए, और K रहेगा तो K इंटू सी। तो क्या हुआ, इससे K टाइम्स बढ़ गया, मतलब K टाइम्स बढ़ गया। K का वैल्यू अगर मान लो 5 रहता तो 5C हो जाता, तो 5 गुना बढ़ा ना, पहले C था अब हो गया 5C, तो मतलब 5 गुना बढ़ गया। तो वही मेरा कहना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा K टाइम्स। याद रखिएगा इसको, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स, डिक्रीजेज होगा नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट होगा नहीं, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, तो K टाइम्स मैंने बढ़ा दिया। तो फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम क्रैश कोर्स कर रहे हैं बच्चों, इस क्रैश कोर्स को एकदम अच्छे से देखिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% से आप कम मार्क्स नहीं लाओगे। अगर आप पूरे क्रैश कोर्स को करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 80% से कम नहीं लाओगे, जब आप पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ोगे। आप सोचोगे तो एक लेक्चर देख लिया, मैं बहुत सारे सीरीज बना रहा हूँ, ये पहला क्रैश कोर्स है, पहला सीरीज नंबर 1 है, उसके बाद दूसरा तीसरा पूरा हम सिलेबस को करवाएंगे, पूरे फिजिक्स को करवाएंगे। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री को भी मिलेगा, मैथ्स को भी मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट इसमें करवाया जाएगा। हम फिजिक्स करवा रहे हैं तो पूरा फिजिक्स का हम गारंटी दे रहे हैं कि पूरा क्रैश कोर्स करवाएंगे फिजिक्स का, और आप इसमें अच्छा मार्क्स उठाएंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी होगा और मैथ्स का भी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, हलवा है एकदम, हलवा सच में, क्योंकि देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, अभी देखिए हम लोग बताएं कि ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर क्यू चार्ज रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, तो क्यू इंटू ई। अगर क्यू चार्ज रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्यू ई एक्सपीरियंस करेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी। मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अपसिलन नॉट। तो डायमेंशन अभी यूनिट लिखे थे, तो डायमेंशन फार्मूला भी लिख ही लेंगे ना। कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो अपसिलन नॉट का फार्मूला लिख लो, तो ये अभी जस्ट मैंने निकाला था 1/4। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पहले लिख लो, तो फोर्स का होता है mLT का पावर -2, और चार्ज का होता है AT, तो AT लिख दिया, और डिस्टेंस का होता है L²। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो m का पावर -1, L का पावर -3, और T का पावर 4, और A का पावर -2। तो डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा P। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या होता है, तो गॉस लॉ के बारे में बताया था, टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, मतलब Q/ε0 के बराबर होता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गॉस लॉ से है क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चों ये वाला हलवा क्वेश्चन है। 1 कूलम चार्ज का पहले जान लो, 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसमें बोल रहा है कितना के लिए, 2 कूलम, तो 2 से गुना कर देना है। और ऐसे भी नहीं करते हो तो बच्चों इसको सॉल्यूशन भी करना आना चाहिए। तो करेंगे कैसे, देखिए
सबसे पहले Q बराबर N ही होता है, तो N बराबर हो जाएगा Q बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोला, चार्ज बोला Q कितना 2 कूलम, और नंबर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 2 5 10⁻18 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लेक्शन में रहेगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻19, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। अगर हम लोग दो प्लेट के बीच का कैपेसिटर को हाफ कर देते तो क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला फिर से आप लोग देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब क्वेश्चन बोला कि हाफ कर दो डिस्टेंस, तो डी बाई टू कर देंगे, तो डी बाई टू करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा बच्चों। अब कितना बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया ना, तो इंक्रीज हो गया बच्चों, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो बच्चों में जानकारी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर, अभी जस्ट पर। और कोई भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो डी वी जो पोटेंशियल होना हो चाहिए वो क्या होगा, तो डी वी बटा डी आर जो है डिफरेंशियल फॉर्म में ना, तो वेलोसिटी बोल रहा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया जाए तभी तो ये जीरो होगा। इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो भी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड ये चार्ज स्फेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ये चार्ज स्फेरिकल से कांस्टेंट हो जाएगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर का जीरो होता है स्फेरिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर डाइपोल लेते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के वजह से देखें तो एक्सियल में जो फॉर्मूला आता है स्पेशल केस वाला K2P/RQ, और इक्वेटोरियल में जो आता है KP/RQ। तो आप फाइनली आप देख रहे होंगे बच्चों कि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा 1/RQ के बराबर। तो यहाँ पे 1/RQ के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/RQ। ई जो हो जाएगा 1/RQ। उसके बाद जो पोटेंशियल आता है KP cos θ/RQ, तो भी जो हो जाएगा 1/RQ। तो आंसर जो हो जाना चाहिए 1/RQ 1/R²। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आशा करते होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छा, ये सारे वीडियो, ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करें, और मैं यही कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार इस क्वेश्चंस को खुद भी करें, जितना हो सके बार बार करें, और नेक्स्ट लेक्चर हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।